सो हेलो दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। गाइस, अभी देखिए रेलवे का एग्ज़ाम आने वाले हैं और लगभग 2-3 फॉर्म आ चुके हैं। जैसे एएलपी का फॉर्म आके कंप्लीट हो गया है फिलअप, टेक्नीशियन का भी फॉर्म आके फिलअप वगैरह कंप्लीट हो चुका है और अभी जो ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है फॉर्म फिल करने की, वो अभी चल रहा है आरपीएफ का, एसआई और कांस्टेबल के लिए। तो गाइस, और देखिए आपको पता होगा, अगर आप पहले एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि साइंस का इसमें काफ़ी वेटेज रहता है और काफ़ी अच्छे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर लोग इसी में फंसते हैं। क्योंकि देखिए रीजनिंग और मैथ तो में सबका कमांड रहता है, वो तो सब मार ही देते हैं, मगर आते हैं साइंस में, क्योंकि इसमें कहाँ एनसीईआरटी या फिर उससे ऊपर एक हाई लेवल घुमा फिरा कर क्वेश्चन ट्विस्ट करके बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। तो अब हम लोग अपने चैनल पे साइंस के प्रीवियस ईयर और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। सो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाए। और अगर गाइस हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें। अगर किसी टॉपिक पे आप कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए और अपने फ्रेंड लोगों को भी जोड़िए, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें रिस्पांस अच्छा रहा तो ये जो साइंस का सेशन चलेगा ये अभी कंटिन्यू रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। मगर अगर रिस्पांस अच्छा नहीं रहा तो वीडियो बनाने से भी क्या फ़ायदा जब कोई देखेगा ही नहीं। तो ये बात है, ठीक है। और आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि बहुत सारे साइंस के वीडियोस अपलोडेड हैं। सो आप इसको देखिए और अपना रिवीजन करिए, अपना देखिए और अपना प्रिपरेशन करिए। काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक सेट से ढूंढ करके तैयार करके बाइलिंगुअल में, वो भी हिंदी इंग्लिश बोथ। अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी में भी देखिए, इंग्लिश में देखना चाहते हैं, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम है इंग्लिश में देखना चाहते हैं, जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम है हिंदी में देखना चाहते हैं, तो वो सभी देख सकते हैं। ये बाइलिंगुअल है, ठीक है। और गाइस, आपको पता है कि इस चैनल पे बकवास नहीं होता है, बस क्वेश्चन खास होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ दिस मेटल इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर? विच ऑफ दिस मेटल इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर? इनमें से किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए सिल्वर, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी कॉपर या ऑप्शन डी लेड। और दोस्तों, यहाँ पे पिक्चर के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है ताकि आपको भी ये आगे तक याद हो रह सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा। अगर बीच में स्किप करेंगे तो अच्छा खासा क्वेश्चन आपको दिमाग से आउट हो जाएगा और वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पूरा सेशन देखिए, स्किप मत करिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी अगर स्किप हो गया तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर। कॉपर मेटल इज़ यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर्स। इनमें से कॉपर धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन सी। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज पॉसिबल ड्यू टू। किसी परिपथ में विद्युत धारा किसके द्वारा संभव है? ऑप्शन ए मोशन ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन स्पीड, ऑप्शन सी पॉजिट्रॉन स्पीड या ऑप्शन डी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, कोई भी एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट तभी पॉसिबल है कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो, फ्लो हो, मोशन हो,
ठीक है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन ही नहीं होगा, तो क्या उसमें इलेक्ट्रिक करंट पॉसिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का होना तभी पॉसिबल है जब उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए इमेज में देख सकते हैं कि ये फिलामेंट ग्लो कर रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ, ये इधर से, ये देखिए इधर से आपका मूव कर रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इधर से देखिए, और ये कंटिन्यू इस सर्किट पे फ्लो कर रहा है। किस कहीं भी बीच में अगर ब्रेक हुआ, अगर मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ये यहीं पे आके रुक जाएगा और फिर यहाँ से फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो उस केस में बल्ब बिल्कुल नहीं चलेगा। और अभी देखिए ये कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, कहीं पे भी सर्किट ब्रेक नहीं है, तो ये आपका फिलामेंट बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट कोई भी सर्किट में तभी पॉसिबल होगा जब उसमें ऑप्शन डी, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन संभव होगा। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑप्शन डी। इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज पॉसिबल ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी परिपथ में विद्युत धारा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा संभव है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट काउज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव बिजली के कारण नहीं होता है? ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट, ऑप्शन बी केमिकल इफेक्ट, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इफेक्ट, या ऑप्शन डी थर्मल इफेक्ट। देखिए इसमें से अगर ऑप्शन ए को छोड़ दें कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट, तो बाकी केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट और थर्मल इफेक्ट, ये तीनों जो है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से कॉज होता है। ठीक है, और आपका कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई कॉज नहीं है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। ठीक है, चलिए तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। ये जो है थर्मल इफेक्ट पे काम करता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे बुक का आपको दिया गया है, इसी टॉपिक से ये रिलेटेड है। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिजिक्स का। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 5Q अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10V वोल्ट। 5Q के चार्ज को 10 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर ले जाने में कितना काम करना पड़ता है? ऑप्शन ए 50 कूलम, ऑप्शन बी 50 एम्पेयर, ऑप्शन सी 50 जूल और ऑप्शन डी 50 वोल्ट। तो देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और इसमें जो है फिजिक्स में कुछ 2-3 फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि इसी से बेसिकली पूछा जाता है। एक तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि चलिए आपको याद रखना है कि वर्क इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू चार्ज। ठीक है, उसी को लिखते हैं W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। ठीक है, वोल्ट क्यू चार्ज का ये यूनिट है। ठीक, तो ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसी से आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर इसमें वोल्टेज पूछते तो क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, अब इसी में चार्ज पूछते तो ये क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन वोल्टेज। ठीक है, तो एक फार्मूले से बाकी का 2 निकल गया, इसमें 1 से 3 बन गया। एक तो वर्क इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू चार्ज, और वोल्टेज पूछते तो वर्क अपॉन चार्ज, और चार्ज पूछते तो वर्क अपॉन वोल्टेज। ठीक है, हो जाता है आई, यानी कि करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, ये आपका सेकंड इक्वेशन।
अब इसमें याद रखिएगा कि अगर आप इसमें चार्ज पूछते तो चार्ज इज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, ठीक है। अब आप में एक और ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपसे दिया रहेगा V इज इक्वल्स टू R इंटू आई, ठीक है। वोल्टेज इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इंटू आई मीन्स करंट, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए रेजिस्टेंस पूछते हैं तो ये हो जाएगा वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। अगर करंट पूछ दे तो ये हो जाएगा करंट इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं हमारे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें आपसे क्या पूछा गया था, इसमें पूछा है कि कितना वर्क डन होगा। तो वर्क डन क्या है, मतलब कि W पूछ रहा है। तो क्या अभी हम लोग क्या पढ़े कि W इज इक्वल्स टू V इंटू क्यू। तो यहाँ पे V कितना दिया हुआ है, V दिया हुआ है 10 वोल्ट है, इंटू चार्ज कितना दिया हुआ है तो 5Q, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50 क्या, कूलम्ब, एम्पेयर, जूल या वोल्ट। याद रखिएगा वर्क डन का जो यूनिट होता है वो होता है जूल होता है, ठीक है। तो ये 50 जूल आ जाएगा आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 50 जूल्स, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन 4 का हो जाएगा ऑप्शन सी 50 जूल्स। आपको इसमें यूनिट भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ करंट ऑफ 5 एम्पेयर इज टेकन बाई अ फिलामेंट फॉर 10 मिनट्स, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। एक फिलामेंट द्वारा 10 मिनट तक 5 एम्पेयर की धारा ली जाती है, परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 300 कूलम, ऑप्शन बी 30 कूलम, ऑप्शन सी 5 कूलम या ऑप्शन डी 350 कूलम। सो अब चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे आपको करंट दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। मगर टाइम जो दिया हुआ है वो दिया गया है मिनट में, और हम लोग देखे हैं कि इसका टाइम जो रहता है वो रहता है किस में, यूनिट सेकंड में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये फार्मूला याद होगा जो इक्वेशन 2 मैंने लिखवाया था कि I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, ठीक है। इसमें I दिया हुआ है, पूछा क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, Q पूछा है, ठीक है। तो I कितना दिया हुआ है 5 एम्पेयर, ठीक है। Q निकालना है और T कितना दिया हुआ है तो 10 मिनट दिया है, ठीक है। मगर ये होगा पेज में देखते हैं, मगर ये होगा क्या, टाइम, टाइम ये होगा आपका सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको कि T इज इक्वल्स टू 10 मिनट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका टाइम इज इक्वल्स टू 600 सेकेंड, ठीक है। अब इसी को लगा दीजिए यहाँ पे कि I इज इक्वल्स टू Q बाई टी और 5 इज इक्वल्स टू Q बाई 600, और यहाँ क्या हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 6 30 और इधर 2 जीरो है, ठीक है। तो 3000 कूलम, ठीक है।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन 5 का हो जाएगा 3000 कूलम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, द लॉ विच रिलेट्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर टू करंट फ्लो इज कॉल्ड। वह नियम जो चालक के प्रतिरोध को धारा प्रवाह से संबंधित करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए केपलर्स रूल, ऑप्शन बी लैम्बर्ट्स लॉ, ऑप्शन सी जूल्स लॉ या ऑप्शन डी लेंज लॉ। और ये क्वेश्चन आप लोगों को पता है, ये क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 1, स्टेज 1 सीबीटी 1 में पूछा गया था। ठीक है, 2016 के। ठीक है, और इसका सही जवाब हो जाएगा जूल्स लॉ। द जूल्स लॉ रिलेट्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर टू करंट फ्लो। वह नियम जो चालक के प्रतिरोध को धारा प्रवाह से संबंधित करता है वह जूल्स लॉ कहलाता है। द लॉ विच रिलेट्स द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर टू करंट फ्लो इज कॉल्ड जूल्स लॉ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ऑप्शन बी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ऑप्शन सी इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई या ऑप्शन डी रेड कलर ऑफ सेटिंग सन। देखिए इसमें क्या है ना कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कौन एग्जाम्पल नहीं है और कौन, अगर नहीं है पूछा मतलब कोई एक ही होगा। देखिए फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो जो फॉर्म करता है वो क्या रिफ्रैक्शन होता है, उसमें होता ही है। ठीक है, क्या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में होता है, इसमें भी होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय ह्यूमन आई, इसमें भी होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मगर रेड कलर ऑफ सेटिंग सन ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा ऑप्शन डी रेड कलर ऑफ सेटिंग सन इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रेड कलर ऑफ सेटिंग सन प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पासिंग ऑफ द सन ओवर द हॉरिजन एंड आउट बीइंग एबल टू सी द इमेज ऑफ इट ऑन अर्थ। सूर्य के क्षितिज से वास्तविक रूप से गुजरने और पृथ्वी पर उसकी छवि देखने में सक्षम होने के बीच समय का अंतर क्या है। ऑप्शन ए 2 मिनट, ऑप्शन बी 3 मिनट, ऑप्शन सी 4 मिनट या ऑप्शन डी 5 मिनट। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2 मिनट, ऑप्शन ए। दैट 2 minutes is the time difference between the actual passing of the sun over the horizon and out being able to see the image of it on earth. ठीक है, ये इमेज में आप समझिए जो एटमॉस्फेरिक लेयर है। ठीक है, और इधर देख लीजिए ये होराइजन है, हॉरिजन, और एक्चुअल पोजीशन जो है ऑफ द सन ये कहाँ पे है, यहाँ, और अपेरेंट पोजीशन जो है ऑफ द सन वो कहाँ है, यहाँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट। किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके रूप में भी व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए ऑप्टिकल मास, ऑप्शन बी ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्शन सी ऑप्टिकल वॉल्यूम या ऑप्शन डी ऑप्टिकल इल्यूशन। तो
तो बी, एक्चुअली ऑप्शन बी ऑप्टिकल डेंसिटी। द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, किसी माध्यम की प्रकाश को अपवर्तित करने की क्षमता को इसके रूप में भी व्यक्त किया जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी के रूप में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डू स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट। रात को आसमान में तारे क्यों चमकते हैं? ऑप्शन ए, ड्यू टू एडवांस लाइट। ऑप्शन बी, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। ऑप्शन सी, ड्यू टू डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ऑप्शन डी, ड्यू टू हॉट एयर। देखिए यहाँ पे इमेज में कि वाई डू स्टार्स ट्विंकल। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार स्टेलर scintillation is caused by the refraction of light as it passes through the Earth's atmosphere. ठीक है, why do stars twinkle? Light from a star, the Earth's atmosphere with moving pocket of cold and warm air. देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। Why do stars twinkle in the sky at night? Star twinkle in the sky at night due to atmospheric refraction of starlight. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, A spoon which looks bent in water is an example of। पानी में मुड़ा हुआ दिखने वाला चम्मच निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, रिफ्लेक्शन। ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन। ऑप्शन सी, रिटेंशन। या ऑप्शन डी, फोकस। देखिए यहाँ पे ग्लास ऑफ में वाटर है और इसके अंदर एक चम्मच है, और चम्मच का देखिए ये इस साइड फेस दिख रहा है और पानी के ऊपर थोड़ा पीछे इधर दिख रहा है पीछे की तरफ। तो यही जो है ये पेंट दिखता है स्पून किसके वजह से? तो रिफ्रैक्शन के वजह से। ठीक है, A spoon which looks bent in water is an example of refraction। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following does not contribute to the sparkling of diamond? निम्नलिखित में से कौन हीरे की चमक में योगदान नहीं देता है? ऑप्शन ए, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ऑप्शन बी, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ऑप्शन सी, डिस्पर्सन। और ऑप्शन डी, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ध्यान दीजिएगा कि इसमें पूछा है कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड में। तो ये कौन नहीं करेगा? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन तो करता ही है, इसमें पूर्ण आंतरिक अपवर्तन होता ही है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है डायमंड का, ये भी एक कारण है। लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है, ये भी है। डिस्पर्सन नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डिस्पर्सन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट इज काउज्ड बाई। रात्रि में तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? ऑप्शन ए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ऑप्शन बी, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ऑप्शन सी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। या ऑप्शन डी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, अभी पढ़े हम लोग, ऑप्शन ए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट इज कॉज्ड बाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम इट बेंड्स। जब कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करता है तो वो बेंड होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है। ऑप्शन ए, टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड स्लो डाउन। अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्लो डाउन। टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड स्पीड इंक्रीजेस। या ऑप्शन डी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्पीड इंक्रीजेस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है,
When a ray of light travels from a denser medium to a rarer medium, it bends away from the normal and speed increases. ठीक है, डायग्राम में देख सकते हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है, रेयरर से डेंसर, डेंसर से रेयरर, ठीक है, एक जगह बेंड हो रहा है, एक जगह अवे हो रहा है नॉर्मल से। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। A lemon is kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the outside. This is because कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू बाहर से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी डिस्पर्सन ऑफ लाइट या ऑप्शन डी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी हम लोगों ने ग्लास और स्पून वाला एग्जांपल देखा था, ये भी वही है, ठीक है, ये भी वही सेम कारण पर है और वो है सेम फिनोमेना है, वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। A lemon is kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the outside. This is because refraction of light. कांच के गिलास में पानी में रखा नींबू बाहर से देखने पर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ही इसका कारण है। ये देख सकते हैं यहाँ पे लेमन नहीं, यहाँ पे फिश का एग्जाम्पल है। देखिए इसमें हर एक तरीके का एग्जाम्पल आपको दिमाग में सेट करके रखना है, क्योंकि लेमन वाला लिखा हुआ है, इधर मैंने एक फ़िश वाला भी दिखा दिया कि अगर ये जो लड़का है ये पानी में देख रहा है तो एक्चुअल लोकेशन जो है फ़िश का वो कहाँ है? इधर है, बट जो उसको परसीव्ड लोकेशन हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे हो रहा है। और इससे देख लीजिए, इससे जो रियल डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ जो होता है, ठीक है, उसमें भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसको ये यहाँ पे लग रहा है मगर एक्चुअली में ये फ़िश कहाँ है और उसके डेप्थ में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज लेस डेंस विजुअली? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ देखने में कम सघन है? ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी बेंजीन, ऑप्शन सी वाटर या ऑप्शन डी टर्पेंटाइन। देखिए जो डेंसिटी ऑफ मैटर होता है वो बताता है कि कितना टाइटली एक मैटर जो भी है सब्सटेंस वो पैक्ड है, और जो अमाउंट ऑफ मास जो होता है उस गिवन स्पेस में, ये आप देख लीजिए सॉलिड में क्या है, पूरा टाइटली पैक्ड है, लिक्विड में थोड़ा लूज़ है और गैस में बिल्कुल ही लूज़ है, ठीक है। तो सॉलिड में ज़्यादा डेंस होगा और सबसे कम डेंस कहाँ होगा? तो गैस में। और यहाँ पे ऑप्शन में एयर क्या है? ये एक गैस है, तो ऑब्वियस सा बात है सबसे लेस डेंस कहाँ होगा? वो होगा एयर में, ठीक है। चलिए ये आपको एग्जाम्पल के तरीके से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। When light enters the denser medium through a rarer medium, it is slow and जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति धीमी होती है। और ऑप्शन ए इज रिफ्लेक्टेड इन अ मीडियम ऑफ लो डेंसिटी, बी बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, सी देयर इज़ नो चेंज इन इट, या डी बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। जब कोई लाइट इंटर्स करता है डेंसर मीडियम से थ्रू रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम से बोल रहा है डेंसर में आ रहा है, तो ये क्या होगा? ये बेंड होगा टुवर्ड्स नॉर्मल, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर से डेंसर में आ रहा है, ठीक है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। और जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो अवे होगा नॉर्मल के, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द सन टू अपीयर लॉन्ग सर्कुलर एट सनराइज एंड सनसेट? सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लंबा गोलाकार दिखाई देने का कारण क्या है? ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी स्कैटरिंग या ऑप्शन डी डिफ्यूज़न। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन। Refraction is the reason for the sun to appear long circular at sunrise and sunset. सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लंबा गोलाकार दिखाई देने का कारण है रिफ्रैक्शन, ठीक है।
अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, द इफेक्ट ऑफ विच लाइट टर्न्स ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम इज। दो माध्यमों के बीच की सीमा पर प्रकाश के घूमने का प्रभाव होता है। ऑप्शन ए स्कैटरिंग, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन या ऑप्शन डी वेरिएंस। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन। द इफेक्ट ऑफ विच लाइट टर्न्स ऑन द बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम इज रिफ्रैक्शन। ठीक है, दो माध्यमों के बीच की सीमा पर प्रकाश के घूमने का प्रभाव होता है रिफ्रैक्शन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रैवलर्स इन डेजर्ट ऑफन टेंड टू हैव एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ अ शीट ऑफ वाटर वेयर नन एक्चुअली एग्जिस्ट। व्हाट इज दिस कॉल्ड। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की चादर का एक ऑप्टिकल भ्रम होता है जहां वास्तव में कोई मौजूद नहीं है। इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए माइरेज, ऑप्शन बी डाइवर्सन, ऑप्शन सी स्कैटरिंग या ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन। ये अगर इमेज देख करके समझ जाइए कि ये क्या कहलाता है। ऐसा आप लोग भी ऑप्टिकल इल्यूशन देखे होंगे, ठीक है। और इसके पीछे का रीज़न तो पता है क्या हो रहा है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका माइरेज। ठीक है, ट्रैवलर इन डिजर्ट ऑफन टेंड टू हैव एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ अ शीट ऑफ वाटर। इसके पीछे का कारण मालूम होना चाहिए। इसके पीछे कारण ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसी फिनोमेना के होने के कारण ये इस तरीके का ये शो होता है और इसी को क्या कहते हैं, इस ऑप्टिकल इल्यूजन को माइरेज। ठीक है, तो जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए माइरेज। ट्रैवलर्स इन डेजर्ट ऑफन टेंड टू हैव एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ अ शीट ऑफ वाटर वेयर नन एक्चुअली एग्जिस्ट। दिस इज कॉल्ड माइरेज। ठीक है, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी की चादर का एक ऑप्टिकल भ्रम होता है जहां वास्तव में कोई मौजूद नहीं है। इसे मिराज या माइरेज कहा जाता है, माइरेज कहते हैं। ठीक है, मिराज नहीं। ठीक है, तो ये माइरेज है। तो दोस्तों तो सही जवाब हो जाएगा मिराज, माइरेज। ठीक है, सो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये सेशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिए। और जो कोई भी चैनल पे न्यू है वो हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको मिलते रहें। सो गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न गुरु आशीष टू गेट डेली अपडेटेड करंट अफेयर्स एंड साइंस जीके जीएस वीडियोस। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और गाइस हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए गुड बाय।